Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the numerical problem regarding the third application of the dimensional analysis. As you all know, our third application of the dimensional analysis is to derive the expression or the formula with the help of given dimensional relation. थर्ड एप्लीकेशन में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम किसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, और उसी थर्ड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में क्लास 10th में भी हमने डिस्कस किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेंडुलम जो हमारा होता है सिंपल पेंडुलम, उसमें एक स्पेशल एक्सीस रहता है और उस एक्सीस के रेफरेंस में एक पेंडुलम को, एक बॉब को हम कनेक्ट कर देते हैं। एक स्पेरिकल मेटेलिक बॉडी होती है ना, ये एक स्पेरिकल मेटेलिक सॉलिड बॉडी है। इसको हमने इस पर्टिकुलर एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है, एल लेंथ की एक स्ट्रिंग है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है। और सपोज कर लो कि जो हमारा बॉब है, इसको हम बॉब कहते हैं, जो हमारा पेंडुलम का जो सॉलिड स्पेरिकल मेटेलिक पार्ट है उसको हम बॉब कहते हैं, और उसका मास हमने m कंसिडर कर लिया है, और हमने जिस रेफरेंस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया है उसकी लेंथ को हमने l कंसिडर किया है। जैसे ही हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, ये पेंडुलम क्या करता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूस ऑसिलेट करता है ना, मोशन करता है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को गेन करता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। इस पेंडुलम के द्वारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में भी होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है। और क्लास 11th में हमारे अपकमिंग जो लेक्चर्स रहेंगे, हमारे चैप्टर्स रहेंगे, उसमें हम डिटेल में ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो यहाँ के लिए आपको देखना है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी में बॉब की जो मास है वो m है, और उसको l लेंथ से हम l लेंथ की लंबाई की एक स्ट्रिंग है, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये जो बॉब है, जो पेंडुलम है, उस पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, वो हमारा g है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशन की बात करूँ वो हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समटाइम्स इसको हम 10 भी मानते हैं। तो यहाँ पर इस बॉब पर g ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, जिसका मास हमारा m है और जिसकी लेंथ l है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो टाइम पीरियड है, देखो यहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हम क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है जिसका मास हमारा m है, और l लेंथ की स्ट्रिंग से हमारा ये बॉब है वो कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ l। अब यहाँ पर जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, जिसको हम t कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, वो टाइम पीरियड हमारा लेंथ पर डिपेंड है, टाइम पीरियड हमारा मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। मीन्स यहाँ पर जो ये बॉब है उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेट होने को, टाइम पीरियड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को गेन करना और राइट हैंड साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को गेन करना। दोनों में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट गेन किया लेफ्ट हैंड साइड जाके राइट हैंड साइड, ये हमारा होगा 1 रिवोल्यूशन, उसी को हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड, है ना, एक चक्कर, उसी को हम कहते हैं 1 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है बॉब का, पेंडुलम का, वो किस किस पर डिपेंड है, ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ l पर डिपेंड है, वो हमारा मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड है, और वो हमारा ग्रेविटी पर डिपेंड है। मीन्स टाइम पीरियड, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी, हमें 4 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में, जिसमें कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो लेंथ, मास और ग्रेविटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन दे रखा है, और इसी रिलेशन की हेल्प से यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है और डिराइव करना है। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमारा जो टाइम पीरियड है
पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, 1 रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगाता है पेंडुलम, एक चक्कर पूरा करने में, जो रिवॉल्यूशन करने में जो हमारा बॉब है, जो पेंडुलम है, वो जो टाइम कंसिडर करता है वो हमारा टी है। वो किस पर डिपेंड है? लेंथ पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है और ग्रेविटी पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड लेंथ, मास और ग्रेविटी पर डिपेंड है। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि यहाँ पर लेंथ, मास और ग्रेविटी का कोई पावर नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम पावर को कंसिडर कर लेते हैं x, y एंड z। हम यहाँ पर पावर को ABC भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, एज पर और चॉइस। तो यहाँ पर L की पावर x, M पावर y और G पावर z हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। तो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट k लग जाएगा। हम यहाँ पर कांस्टेंट को k मानने वाले हैं, तो ये हो जाएगा L पावर x, M पावर y एंड G पावर z एंड दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसा कि हमने हमारे थर्ड एप्लीकेशन में डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हमें दे रखी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन को राइट डाउन करते हैं, है ना। थर्ड एप्लीकेशन में हमने किस प्रकार से प्रोसेस फॉलो की है? फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोसेस फॉलो की है कि हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन को राइट डाउन करना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में वही किया है कि हमें जो टाइम पीरियड, लेंथ, मास और ग्रेविटी में जो रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन को हमने राइट डाउन कर दिया है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा है कि जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, उस होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल करना है। और सपोज हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाती है, उस केस में हमारा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वैलिड कहलाता है और उसी के रिगार्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमारी डायमेंशंस हैं उनको इक्वल करेंगे और हमें यहाँ पर पावर x, y और z की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें टाइम पीरियड दे रखा है और टाइम पीरियड की अगर हम डायमेंशन राइट डाउन करें तो टाइम पीरियड की डायमेंशन हो जाएगी t पावर 1। यहाँ पर m0, L0 को हम राइट डाउन नहीं कर रहे। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड में डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा k है वो तो कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लेंथ की, और लेंथ की जो हमारी डायमेंशन होती है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन को हम यहाँ पर अब कंसिडर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है और लेंथ की जो हमारी डायमेंशन होती है वो L पावर 1 होती है। नेक्स्ट हम देखें मास की, तो मास की हमारी जो डायमेंशन होती है वो होती है M पावर 1, क्योंकि मास में ना तो लेंथ होता है ना टाइम होता है, दैट्स वाई द डायमेंशन ऑफ द मास इज M पावर 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पर G क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, here the unit of the gravitational acceleration is meter per second square, and that's why what will be the dimension of the gravitational acceleration, जो कि हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन की भी यूनिट हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम डायमेंशन लिखें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी m0 L1 t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे? हमने चारों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब इन चारों की जो डायमेंशन है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे चारों की डायमेंशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो डायमेंशन मिल जाएगी वो हमें मिलेगी t पावर 1, और राइट हैंड साइड में k आएगा कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कांस्टेंट k, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ, मास एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। सो जैसे ही हमारी लेंथ की जो डायमेंशन है वो L की पावर 1 है और उसकी पावर क्या है? हमारी x है। फिर अगर हम मास की डायमेंशन लिखें तो वो हमारी है M पावर 1 और उसकी हमारी जो पावर है वो क्या है? y है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी हमारी डायमेंशन m0 L1 t-2 है और उसकी पावर हमारी z है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको और डिटेल में सॉल्व करें, अगर सिंप्लीफाई करें तो उस कंडीशन में देखो x से 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये L पावर x हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर y को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो m पावर y हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें z को मल्टीप्लाई करें तो ये तो m पावर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0।
फिर 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो l पावर z, और यहाँ पर ये t की पावर -2z हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी कुछ इस प्रकार से डिस्कस किया था। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक साथ लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर t पावर 1, देखो लेफ्ट साइड में ओनली t पावर 1 है, तो यहाँ पर हम m0 l0 को लिख सकते हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पस, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को राइट हैंड साइड के डायमेंशन के साथ कंपैरिजन करना है, और उसीलिए हम यहाँ पर m मास और लेंथ को भी साथ में राइट डाउन कर रहे हैं, है ना, कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो यहाँ पर ये k हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा l पावर x है, m पावर y, तो सबसे पहले हम m वाली क्वांटिटीज लिखेंगे। तो अगर हम m वाली क्वांटिटीज लिखें तो यहाँ पे तो m की क्वांटिटी अनअवेलेबल है, यहाँ पर m पावर y है और यहाँ पर क्या है m पावर 0, तो ये हो जाएगा हमारा m पावर y, क्योंकि y प्लस 0 क्या हो जाएगा y, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो m पावर y एंड m पावर 0 हमारा हो जाएगा m पावर y प्लस 0, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट m पावर y। नेक्स्ट अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पर की पावर x है और यहाँ पर पावर z है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस z। नेक्स्ट अगर हम टाइम की बात करें तो t इक्वल्स t की पावर -2z हो जाएगा। सो दिस इज और सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर m की पावर 0 है और राइट हैंड साइड में m की पावर y है, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर 0 है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम देखें l की पावर x प्लस z है और लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 0 है, तो x प्लस z की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें t की पावर -2z है, तो -2z और यहाँ पर क्या है t की पावर 1 है, सो -2z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे z की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, तो z की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल जाएगी हमें -1/2। अब हम क्या करेंगे कि जो z की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर x प्लस z में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो टर्म हो जाएगी वो x प्लस z की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1/2 इक्वल टू 0। ओके, z की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट कर ली है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी +1/2, ठीक है, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है, y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पर हमें x, y और z की वैल्यूज हम मिल चुकी है, x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू -1/2। Now we will put the value of x, y, z in the equation number first. So we can easily find the formula of the given relation of the physical quantity. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। हमें जो रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। हमारा जो रिलेशन है वो है t इक्वल्स टू k l पावर x m पावर y एंड z पावर l m एंड t पावर z। ये हमें रिलेशन दे रखा है। ओके, तो हमें जो गिवन रिलेशन है उसी रिलेशन में नॉट t, हियर इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पावर z। ओके, l पावर x, द लेंथ की पावर x है, m पावर y एंड g पावर z, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 1/2। ओके, y की वैल्यू हमें मिली है 0 और जो z की हमें जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है -1/2। ओके, now we will put the value of x, y and z in the given equation. So यहाँ पे हो जाएगा l की पावर x की वैल्यू है 1/2। ओके, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 है और जो z की वैल्यू है वो हमारे -1/2 है। ओके, now t इक्वल्स टू k, देखो यहाँ पर l की पावर 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे l की पावर 1/2 एज इट इज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो m पावर 0 है, हमने ये देखा है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0, कोई भी अननोन वैल्यू हो उसकी पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर m की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम 1 राइट डाउन करेंगे और g की पावर -1/2 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि l पावर 1/2, ये तो 1 हो गया, g की पावर -1/2 है, अगर इसको हम डिवाइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा g की पावर +1/2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा g की पावर +1/2। तो नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें सो k, अब l की पावर 1/2 मीन्स व्हाट इज इट्स अ स्क्वायर रूट एंड g पावर 1/2 इट्स आल्सो स्क्वायर रूट, दोनों हैं। तो यहाँ पर l पावर 1/2 को हम अंडर द रूट l लिख सकते हैं और g पावर 1/2 को भी अंडर रूट g लिख सकते हैं।
क्योंकि किसी भी नंबर या अननोन नंबर की जो क्वांटिटी पावर जो हमारी अगर 1/2 होती है, नॉन या अननोन वेरिएबल की जो हमारी पावर अगर 1/2 होती है तो उसका मीन्स होता है स्क्वायर रूट। तो यहां पर हम कंबाइनली लिख सकते हैं L/G। तो L का भी स्क्वायर रूट हो गया और G का भी स्क्वायर रूट हो गया। तो हमें फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिलेगा T = K√L/G। और अगर हम सिंपल पेंडुलम को कंसिडर करें, तो प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, अभी के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है ओनली, कि जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हमें जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 2π। ओके, जब हम सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के रिगार्डिंग भी साइंस में आपका एक प्रैक्टिकल होने वाला है जो कि बीएससी में होगा। और जब आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे सिंपल पेंडुलम में, तब आपको जो कांस्टेंट की K की जो वैल्यू मिलेगी वो 2π मिलेगी। ओके, तो यहां पर अगर हम कांस्टेंट K की वैल्यू 2π पुट करें तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा T = 2π√L/G। एंड हियर T इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, L इज द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। So this is our final formula regarding the given question. So this is all about our today's lecture. If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the differential calculus. So this is all about our today's lecture. Thank you.